Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel DIYA Academy. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था और मैंने कहा था कि एक सीक्वेंस में हम बेसिक से एडवांस तक ग्रामर को सीखेंगे और अभी हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपने देखा है मैंने उसमें बताया था कि कैसे कोई लैंग्वेज सेंटेंस से बनती है, सेंटेंस वर्ड्स से बनते हैं और हमने वर्ड्स की स्टडी किया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा और उसके बाद अब बारी है सेंटेंसेस की। ठीक है, सेंटेंसेस की बात की जाए तो मैंने बताया था कॉमन डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड कर देता हूं, मैं कुछ वर्ड्स ऐड कर देता हूं और वो ये हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच आर ग्रामेटिकली अरेंज्ड एंड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ऐसे वर्ड्स जो ग्रामेटिकली अरेंज्ड हो और जो मिलकर के पूरा सेंस दें कहलाते हैं क्या? सेंटेंस। उनका ग्रुप कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, तो ग्रामेटिकली अरेंज्ड का क्या मतलब है? ग्रामेटिकली अरेंज्ड का मतलब यह है कि हर एक वर्ड अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आई लव माई इंडिया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने वर्ड्स हैं? आई लव माई इंडिया, वी हैव 4 वर्ड्स हियर। 4 वर्ड्स हैं और चारों की अपनी अपनी जगह है, हर एक वर्ड अपनी प्लेस पर है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी भी वर्ड को कहीं पर भी लिख दूं। अगर मैं ऐसा लिखता इंडिया लव आई माई तो कोई सेंस नहीं होता, राइट? तो सेंस के लिए क्या जरूरी है? सेंस के लिए ये जरूरी है कि हर एक वर्ड अपनी अपनी जगह पर हो, ग्रामेटिकली अरेंज्ड हो और सारे के सारे मिलकर जो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं वो ग्रुप एक सेंस दे। ठीक है, तो ये होता है सेंटेंस। ठीक, अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंस को तो मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो हमारा सबसे पहला काइंड जो है वो है असर्टिव। क्या है? रिपीट करिए, प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काइंड है असर्टिव। सा साउंड आएगा, ज नहीं, असर्टिव। असर्टिव वर्ड बनता है असर्ट से। किससे बनता है? असर्ट से। असर्ट की हिंदी मीनिंग होती है बताना या सुनाना। तो जब असर्ट की हिंदी मीनिंग होती है बताना या सुनाना तो असर्टिव क्या हुआ? असर्टिव वो सेंटेंस हुआ जिसमें कुछ बताया या सुनाया जाए। यानी जब भी कोई सेंटेंस सुनकर या पढ़कर आपको लगे कि आपसे कुछ बताया जा रहा है या आपको कुछ सुनाया जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और जब आपको कुछ बताना या सुनाना हो तो आप किसका यूज करेंगे? ऑब्वियसली असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, असर्टिव के और भी नेम्स हैं, जैसे कि एक नाम इसका है नरेटिव। नरेटिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है नरेट जो कि असर्ट का सिनोनिम होता है, जिसकी मीनिंग होती है बताना या सुनाना। तो नरेटिव भी सेम ही सेंस देगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ बताया या सुनाया जाए। ठीक है, फिर इसी का एक नाम और है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्यों है? क्योंकि डिक्लेयर वर्ड की मीनिंग होती है घोषित करना, और हमें पता है कि जब हम कुछ घोषित करते हैं तो उसमें भी हम ऑब्वियसली कुछ बताते हैं, सुनाते हैं, राइट? तो इसीलिए इसका नाम डिक्लेरेटिव है। तो क्या क्या नाम हो गया? असर्टिव, नरेटिव, डिक्लेरेटिव। एक नाम इसका स्टेटमेंट भी है, क्योंकि एक वर्ड है स्टेट। स्टेट वर्ड आपका नाउन भी होता है जिसका सेंस होता है राज्य, लेकिन यहां जो मैं स्टेट बता रहा हूं ये एक वर्ब है और इसका सेंस होता है कथन करना। कथन करना मतलब कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ सुनाना। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? जिसमें कुछ बताया जाए। और हम पढ़ भी चुके हैं, कई बार हमने पढ़ा होगा कि उनका स्टेटमेंट लिखा गया, यानी उन्होंने जो बताया, जो कहा वो लिखा गया, इस तरह से बोलते हैं, राइट? तो इतने नाम हो गए, असर्टिव, नरेटिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, या इसे इंफॉर्मेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्यों कहा जाता है? इन्फॉर्म का मतलब भी होता है कुछ बताना या सुनाना। तो इतने नाम इसके हो गए, लेकिन काम एक ही है, क्या? कि कुछ बताएगा, राइट? जब आप इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ बताया जा रहा है, और जब आपको बताना होगा या सुनाना होगा किसी को कुछ तो आप असर्टिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस में ही हमारे आंसर्स होते हैं। हम जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं वो किस में होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में ही होते हैं, राइट? तो आप बहुत शुरू से असर्टिव सेंटेंसेस यूज करते आ रहे हैं, बस आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कुछ बताया जा रहा है, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, राइट? या मैंने कह दिया यू स्टडी हार्ड, तुम बहुत मेहनत से पढ़ते हो, तो यू स्टडी हार्ड में कुछ बताया जा रहा है। या इसी तरह से मैंने कह दिया कि दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश
फॉर अ ईयर, वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब असर्टिव है, इसमें कुछ बताया जा रहा है। ओके, लेट अस मूव अहेड। असर्टिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव वो होते हैं जिनमें हाँ में बताया जाए। अफर्मेटिव क्या होते हैं, जिनमें कुछ हाँ में बताया जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक वर्ड है हमारे पास अफर्म। अफर्म की हिंदी मीनिंग होती है हाँ कहना। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना से यस, तो से यस की जगह आप अफर्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से बात किया, आप उसको बता रहे हैं, मैंने आस्क्ड हिम इफ ही स्पीक्स इंग्लिश, ही अफर्म्ड। जब मैंने उससे पूछा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो उसने अफर्म किया, यानी उसने हाँ कहा। तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ ही सेड यस, और मैं ये भी कह सकता हूँ ही अफर्म्ड, राइट। तो से यस इज इक्वल टू अफर्म, ठीक है। तो असर्टिव का पहला जो काइंड है, पहला टाइप है अफर्मेटिव, वो होता है जिसमें हाँ में कुछ बताया जाता है, यानी जिसमें ना नहीं जैसे वर्ड्स नहीं यूज होते। और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव वो है जिसमें ना नहीं जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में नो नॉट जैसे वर्ड्स, राइट। और नेगेटिव का नाम नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एक वर्ड है निगेट, जो कि अफर्म का ऑपोजिट है। अफर्म मतलब हाँ कहना, निगेट मतलब ना कहना, राइट। तो 2 टाइप्स हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तो यहां पर बात हाँ में है ना नहीं जैसे कोई वर्ड्स नहीं है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। लेकिन नेगेटिव जब करेंगे तो मैंने कह दिया तुम मेरे शत्रु नहीं हो, यू आर नॉट माई एनिमी या फो, राइट। तो नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया, राइट। तो याद रखने वाली चीज क्या है, पहला काइंड हमारा सेंटेंस का है असर्टिव, वो जिसमें कुछ बताया या सुनाया जाए। असर्टिव का पहला टाइप अफर्मेटिव, दूसरा टाइप नेगेटिव। अफर्मेटिव वो जिसमें हाँ में बताया जाए, नेगेटिव वो जिसमें ना में बताया जाए, राइट। तो आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये काइंड्स और टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं काइंड्स और टाइप्स को जान करके आप आगे के फॉर्मेशन सीखेंगे। अगर इसी में कंफ्यूज होंगे तो आगे के फॉर्मेशन आप नहीं सीख सकते, राइट, या सीख भी लेंगे तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। क्या है भाई, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर बात किया जाए। बहुत से लोग इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, बहुत से लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव, राइट। तो पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, राइट। इंट्रोगेटिव वर्ड बनता है इंटेरोगेट से। हो सकता है इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इंटेरोगेट है वो, तो उनको लगता है कि ये इंटेरोगेटिव होना चाहिए, बट सिलेबस चेंज होने पर साउंड्स चेंज होते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। वर्ड्स मैं आपको बताता जाऊँगा क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इंटेरोगेट की मीनिंग होती है पूछना या पूछताछ करना, पूछना या पूछताछ करना। उस अकॉर्डिंग इंटेरोगेट पूछना है पूछताछ करना, तो इंट्रोगेटिव क्या हुआ, वो जिसमें कुछ पूछा जाए, यानी क्वेश्चन टाइप, ठीक है, क्वेश्चन टाइप जिसमें कुछ पूछा जाए। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या आप इलाहाबाद में रहते हो, डू यू लिव इन इलाहाबाद, तो आप कह सकते हैं यस, या नहीं रहते होंगे तो कह देंगे नो, राइट। तो यस या नो में इसका आंसर आप दे सकते हो, ये सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होगा, सही सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं तो हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होगा, ठीक है, और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला, लेकिन दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम मुझे जानते हो, तो देखिए क्या से शुरू हो रहा है, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और डू यू नो मी, इंग्लिश में डू से शुरू हो रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि इनका आंसर देने के लिए आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा, राइट। और इनकी पहचान ये है कि हिंदी में इन सेंटेंसेस के बीच में क्या, कब, कौन, कैसे जैसे क्वेश्चन वर्ड्स
यानी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, राइट। और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कौन हो, तो देखिए बीच में कौन आ रहा है, ठीक है ना, तो बीच में कौन आ रहा है और इसका आंसर आप यस या नो में तो दे ही नहीं सकते ना। अगर मैंने आपसे पूछा तुम कौन हो, तो आप ये थोड़ी कहेंगे यस या नो, राइट। तो तुम कौन हो, इसका आंसर आपको पूरा असर्टिव सेंटेंस बोलकर देना होगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट, या मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लिश में हु आर यू, डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है ना। तो हिंदी में बीच में क्या, कब, कौन, कैसे वगैरह है, और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वो क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव वो है जिसमें कुछ पूछा जाए, इसके दो टाइप्स हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो जिसका आंसर यस या नो में दे सके, डबल इंट्रोगेटिव वो जिसका आंसर यस या नो में ना दे सके बल्कि असर्टिव सेंटेंस में दिया जाए। सिंगल इंट्रोगेटिव हिंदी में क्या से शुरू होगा, डबल इंट्रोगेटिव के हिंदी में बीच में क्या, कब, कौन, कैसे वगैरह आएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डबल इंट्रोगेटिव की शुरुआत WH फैमिली के वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड से होगी, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंस था दोनों में। और आपको बता दूं कि यही दो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है उस कॉन्वर्सेशन का लगभग 90% पार्ट इन्हीं दो सेंटेंसेस में होता है। और बाकी के जो 3 और सेंटेंसेस के काइंड्स में पढ़ाऊंगा, बाकी का 10% उसमें होता है, लेकिन हमें सारा ही पढ़ना है, राइट, हमें छोड़ना नहीं है। तो 90% पार्ट जो है वो इन्हीं दोनों में होता है, क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा होता है ना। आप एग्जाम भी देते हो तो आपको क्वेश्चन मिलता है, आप आंसर करते हो, राइट। तो इसी में 90% पार्ट हमारा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा काइंड जो आता है, काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज इम्पेरेटिव। इम्परेट वर्ड इंग्लिश में है नहीं इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, पर आप ये समझ लीजिए कि इम्परेट की मीनिंग होती है किसी से कुछ करवाना। तो इम्पेरेटिव क्या हुए, इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस हुए जिनमें किसी से कुछ करने को कहा जाए, यानी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल टाइप, ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स का डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत से लोगों को नहीं आता। जैसे ऑर्डर और कमांड के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ऑर्डर और कमांड का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑर्डर जनरल होता है, कोई भी बड़ा अपने छोटे को दे सकता है, या जनरली कोई अगर किसी के अंडर में काम कर रहा है तो वो उसको ऑर्डर दे सकता है। लेकिन कमांड प्रोफेशनल होता है, ऑर्डर जनरल है, कमांड प्रोफेशनल है। अगर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड, किसी कह लीजिए ऑफिशियल वर्क को कोई सीनियर अपने जूनियर को बताता है तो वो कमांड होता है, या आप जो मशीन्स को देते हैं वो कमांड होते हैं। आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ऑर्डर नहीं देते, राइट। तो कमांड प्रोफेशनल है और ऑर्डर जनरल है। फिर सजेशन और एडवाइस की बात किया जाए तो सजेशन सुझाव होता है, कोई भी किसी को भी दे सकता है, आप मुझे दे सकते हो, मैं आपको दे सकता हूँ, दोस्त लोग आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, बाप बेटे आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, कोई भी किसी को भी दे सकता है। एडवाइस की अगर बात किया जाए तो एडवाइस आप मुझे नहीं दे सकते, बीइंग अ स्टूडेंट आप एक टीचर को एडवाइस नहीं दे सकते, या कोई बेटा अपने पिता को एडवाइस नहीं दे सकता, ठीक है। एडवाइस कौन देगा, एडवाइस जो बड़ा होगा वो अपने छोटे को देगा। एडवाइस मतलब सलाह हो जाता है, या फिर डॉक्टर अपने पेशेंट को दे सकता है, डॉक्टर पेशेंट में फिर बड़ा छोटा नहीं देखेंगे। एडवोकेट क्लाइंट को दे सकते हैं, उसमें भी बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, राइट। तो ये होता है एडवाइस और सजेशन का डिफरेंस। प्रपोजल की बात किया जाए तो प्रपोजल प्रस्ताव, करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो ये प्रपोजल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इम्पेरेटिव जैसा कि मैंने बताया, इसमें किसी से कुछ करने को कहा जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि शो मी योर बुक, तो शो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो सीधा सीधा ऑर्डर दे दिया गया, राइट। या इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करके कह दूं प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो रिक्वेस्ट हो गई, राइट। या मैं कह दूं कि लेट अस प्ले, आओ हम खेलें, तो ये प्रपोजल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, यानी सब्जेक्ट को लिखा या बोला नहीं जाता, और सब्जेक्ट यू होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट यू होता है, हिडन होता है, लिखा या बोला नहीं जाता, राइट।
ओके तो ये बात तो थी इम्पेरेटिव की। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस की, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की अगर बात किया जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें भाव व्यक्त हों, इमोशंस एक्सप्रेस हों। तो कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं। देखिए जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक वर्ड पढ़ाया था इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो इंटरजेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो भाव व्यक्त करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो भाव व्यक्त करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में भी काइंड्स होते हैं लेकिन अभी हम इनको बाद में पढ़ेंगे, जब हम एक्सक्लेमेटरी को डेप्थ में पढ़ेंगे तब इनको जानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैंने कह दिया हरा वी वेन, या मैंने कह दिया कि व्हाट अ नाइस डे, ठीक है, या व्हाट अ नाइस कार एटसेट्रा। तो इस तरह से होता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी के बाद हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप किसी को विश करते हो, ब्लेस देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, या फिर कर्स करते हो, ठीक है। यानी शुभकामनाएं देना, दुआ या बद्दुआ देना, इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी से कहा ईश्वर करे तुम सफल हो, मे यू सक्सीड, ठीक है, या ईश्वर करे वह जुग जुग जिए, मे ही लिव लॉन्ग, या काश मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में आते हैं। ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बता दूं कि आप टोटल जितने भी कॉन्वर्सेशन करोगे, जो कुछ भी आप बोलोगे, जितनी भी बात आप करोगे, वो इन्हीं 5 काइंड्स के बीच में आएगी। इससे आगे पीछे नहीं हो सकती। पीछे हो सकती है मतलब 5 से कम में भी आ सकते हैं, एक ही तरह के काइंड ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं आप, लेकिन 5 के बाहर आप नहीं जा सकते। छठा काइंड कोई होता ही नहीं है, राइट। आप कुछ भी बोल लो, आप इन्हीं 5 के अंदर रहोगे, ठीक है। तो इन 5 को हमें अच्छे से सीखना है, इनके फॉर्मेशन सीखना है। इनके फॉर्मेशन अगर हमने अच्छे से सीख लिए तो हम लैंग्वेज पर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेशन सिखाऊंगा। तब तक के लिए चलता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी देखें, जानें, सीखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय, जय हिंद।